हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, कॉपी पेन लेकर तैयार है ना आप लोग आज की क्लास के लिए। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी है, जिसके बाद मुझे लगता है कि आपको छोटे छोटे शब्दों को तोड़ना जोड़ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और आपकी जो आगे आने वाली एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हिंदी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर आप हाई स्कूल इंटर फर्स्ट ईयर किसी भी क्लास में हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी। देखिए क्या है, हिंदी आपकी मेन भाषा है, एक मुख्य भाषा है जिसका आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। कॉपी पेन लेके आप सब अच्छे से तैयार रहिए मजबूती के साथ, क्योंकि आज आप लोगों को पढ़ना एक ऐसा चैप्टर जो आप लोगों की हिंदी को और मजबूत करेगा। चलिए बढ़ते हैं हम समास की ओर। देखिए समास क्या है ना। समास क्या है, सबसे पहले हम समास को समझते हैं कि समास क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण भाई इसका क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज को छोटा कर देना, है ना। किसी भी चीज को छोटा कर देना। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है किसी भी चीज को छोटा करना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके कम शब्दों में अर्थ प्रकट करना। अब दो शब्द हैं, जैसे गंगा जल। अब इन दोनों को मिला करके हमें एक शब्द बनाना है। अब दो दो शब्द देखिए, आप इधर देखिए, आप दो दो वर्णों से बने हुए ये शब्द हैं। एक ये शब्द गंगा और एक ये शब्द जल। तो दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया, गंगा प्लस जल जोड़ के हमने क्या बनाया, गंगा जल, है ना बच्चों। क्या बनाया, गंगा जल। ये हमने इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया। क्या कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया, मतलब इसको हमने छोटा कर दिया। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको याद रखना है कि दो या दो से बने शब्दों से बना एक शब्द जिसका अर्थ भावपूर्ण अर्थ होता है, उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम समास के भेद पे। देखिए समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें हम कुछ, वैसे तो सबसे पहले तत्पुरुष समास पढ़ना चाहिए, पर मैं तत्पुरुष समास आपको बाद में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास पढ़ाऊंगी। ठीक है, इन पांचों को पढ़ाने के बाद आपको मैं तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगी, क्योंकि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, है ना। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप में तत्पुरुष समास मेन है, तो पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से वीडियो देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करना है, और मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हो गया, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपको पूरे 6 समास के बारे में शॉर्ट में बता देना है। कैसे, पहले तो हम परिभाषा से जानते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से या शब्दों के मिलने से सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, इसको एक तरह से देखा जाए तो ये तत्पुरुष समास में आता है। कैसे, हमने तो जोड़ के केवल 2 शब्द बोले, गंगा और जल, पर गंगा जल जब जोड़ के बनाते हैं गंगा जल, और इसको जब हम अर्थ इसका निकालते हैं तो निकलता क्या है, ये कौन सा समास आता है, तत्पुरुष समास आता है, गंगा का जल, है ना। इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, महत्वपूर्ण टर्म्स है इसमें पूर्व पद, जैसे कि अभी हमने बताया गंगा, ठीक है, और उत्तर पद जल, दोनों ही पद समान हैं, ठीक है, और समस्त पद, ठीक। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने पूरे 6 समास के भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला भेद है अव्ययीभाव समास। इसमें हमने देखा पहला पद प्रधान और अव्यय होता है ना। ये अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, उसके बाद अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। जहाँ कंफ्यूजन लगे आप लोग बेझिझक पूछिए, ठीक है।
जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, है ना। तो यथाशक्ति का होता है शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, है ना। इसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। और सबसे बड़ी बात, अव्यय भाव समास को पहचानने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जिसको कहते हैं उपसर्ग। अव्यय भाव समास में ही उपसर्ग लगता है। आप ये देखिए, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति। अभी मैंने आपको उपसर्ग को प्रत्यय पढ़ाए थे ना, उसी से आप समझ सकते हैं कि इसमें लगा है प्रति, इसमें लगा है यथा। इसी तरह मैं अभी आपको और भी एग्जाम्पल दिखाऊंगी जिससे आपको अव्यय भाव बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारकों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, है ना। इसमें पहला पद भी है और दूसरा पद भी है, पर दूसरा पद इसमें प्रधान है, मतलब मुख्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास क्या कहता है? विशेषण, विशेष या उपमान, उपमेय का संबंध होता है ना। भाई इसमें विशेषता बता रहा है। कैसे बता रहा है? विशेषण और विशेषता बता रहा है। कैसे बताएगा? जैसे राजपुत्र, किसका पुत्र है? वो राजा का पुत्र है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति का पुत्र नहीं है। किसका पुत्र है? राजा का पुत्र है। तो ये क्या है? इसकी विशेषता, है ना। इसी तरह हम आते हैं नीलकमल। नीला है जो कमल, है ना, कमल के बारे में बोला, नीला है जो कमल, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम द्विगु समास पे। द्विगु समास हमारा क्या कहता है? देखिए, द्विगु समास हमारा कहता है पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद नॉर्मल होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज, है ना। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने द्वंद्व समास पे। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, है ना। बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें एक तीसरा पद होता है जो प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 है आनन, आनन मीन्स मुख होता है जिसके 10 सिर होते हैं। इसका मतलब कौन होता है? भाई सब लोग जानते हैं, हमेशा उसको जलाते रहते हम लोग, कौन? रावण, है ना। पीतांबर, पीले हैं अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र होता है। पीले वस्त्र कौन धारण किए? भगवान विष्णु। तो यहाँ पर हमारे 6 आपके समास के भेद मैंने शॉर्ट में बता दिए हैं। अब आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। देखिए, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अगर आपके सामने कोई शब्द है आप उसको विग्रह करके तोड़ेंगे। जैसे समास का जब हम विग्रह करते हैं उसको 2 भाग उसमें तोड़ते हैं, 2 भागों में तोड़ने के बाद जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? दोनों ही पद प्रधान है। और जहां दोनों पद प्रधान हो जाएंगे वहां क्या हो जाता है? हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। इसको और कैसे पहचानते हैं हम? इसको पहचानने के लिए सबसे पहले ट्रिक होती है हमारी योजक चिन्ह, जो हम लोग ऐसे करके लगाते हैं। जैसे माता और पिता, तो ये जो योजक चिन्ह होता है ये हमारी पहचान है कि हम द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं, है ना। माता पिता क्या होता है? अब इसी को जब हम लिखते हैं शॉर्ट में, माता और पिता, है ना, माता और पिता, इसमें योजक का लोप हो जाता है, मतलब योजक हटा दिया जाता है। चिन्ह हटा करके चिन्ह की जगह पर और का प्रयोग हो जाता है। ठीक है। समस्त पद का विग्रह करते समय बीच में और लग जाता है। माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, अन्न जल, अन्न और जल, सुख दुख, सुख और दुख, आटा दाल, आटा और दाल। एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। जैसे ही योजक चिन्ह बीच से हटा है और वैसे ही वहां पर क्या लग गया है? और का प्रयोग हो गया है। पर बच्चों एक चीज,
अगर हम कहें कि आपने रात रात भर पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की है? रात रात भर, तो क्या ये आपका द्वंद्व समास होगा? ये आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें दोनों अपोजिट वर्ड नहीं है। आपके सामने जब भी द्वंद्व समास होगा, यहाँ पे या तो दिन रात हो या रात दिन हो, दोनों होना जरूरी है। पर अगर रात रात या दिन दिन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। याद रखिए, क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है एग्जाम टाइम में, ठीक है। आगे आते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास क्या कह रहा है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आपके सामने एक पूरा समस्त पद रखा हुआ है, एक पूरा शब्द लिखा रखा है, उस शब्द का पहला शब्द संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा, तिराहा, चतुर्भुज, त्रिभुज। तो जहां पर भी इस तरह के वर्ड होंगे जिसमें संख्या का ज्ञान हो रहा है या आपको संख्या का बोध हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा? वहां पर सीधे सीधे आपको बोलना है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, जैसे नौ रतन, नौ रतन, नौ रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सप्त मंजिल, 7 मंजिलों का समूह, है ना। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे के जितने भी शब्द हैं देखिए क्या है? संख्या में है ना। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। इसके आगे अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन लग रही हो तो बेशक पूछिए और कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, हम कर्मधारय समास में आते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से हो। देखिए, आपका विशेषण और विशेष से पहले पढ़ने का एक तो फायदा हुआ कि जब आप समास पे आए ना तो आपको विशेषण और विशेष में अंतर नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। वर्णों को पढ़ने का फायदा क्या हुआ? हमें समझ में ये आ गया कि हमें समास के लिए वर्णों की जरूरत है, और अभी जब आप संधि पढ़ेंगे तो संधि के समास के लिए हमें शब्दों की जरूरत है और वर्णों की जरूरत किसके लिए? हमें संधि के लिए है। तो कुल मिला के ये अंतर देखते हुए चलेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। जो समास विशेषता बताए वही कर्मधारय है। जो समास विशेषता बताए वही कर्मधारय है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। जब हमने विशेषण पढ़ा था तो विशेषण में हम क्या बता रहे थे? जो विशेष की विशेषता बताए वही विशेषण कहलाता है ना। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो ये क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट सही हुआ, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम आते हैं अव्ययी भाव समास पे। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और क्या हो? अधिकतर उपसर्ग वाले शब्द हो। मतलब पूर्व पद हमारा अव्यय हो, पहला पद, और वो कैसे पहचानेंगे हम? उसको पहचानने की हमारी ट्रिक है उपसर्ग। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, इसका अर्थ निकलता है स्थान के अनुसार। तो इसमें आप एक चीज देखिए, यथा जो है हमारा क्या है? उपसर्ग है। आजीवन, जीवन तो छोड़ दो, जीवन में आ लग गया तो क्या हो गया? आजीवन। तो ये जो आ है ये हमारा उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का प्रति उपसर्ग है। यथा समय, यथा समय का यथा उपसर्ग है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ आप देखिए, अर्थ क्या कहता है? यथास्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। यहाँ तक आपको समझ में आया? आई थिंक आपको यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पर जहाँ भी आपको कंफ्यूजन लगे आप पूछिएगा, है ना। बहुब्रीहि समास। हम आते हैं अपने 5वें समास पर, जो कि हमारा बहुब्रीहि समास है। क्या कह रहा है? जिस समास में दोनों ही पदों के माध्यम से किसी तीसरे का अर्थ होता है। दोनों ही पदों के माध्यम से किसी तीसरे का
अर्थ हो या किसी तीसरे के बारे में बोला जाए तो वहां पर हमारा कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कैसे? ट्रिक पहचानिए, जिसका उत्तर किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम में निकले तो वह बहुब्रीहि समास है। जैसे हम दो शब्दों को बोले और बोला क्या हमने कि नीलकंठ, नीले कंठ वाले कौन है? भगवान शिव। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, तो वो कौन है? भगवान शिव। दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो यहाँ तो हमारे व्यक्ति की बात हो गई। वस्तु में समझते हैं कैसे? जैसे तिरंगा, 3 रंगों वाला क्या होता है हमारा? राष्ट्रीय ध्वज। द्विचक्र, 2 चक्कों वाला क्या होता है? वाहन हमारा कौन सा है? साइकिल, जो सबसे पहले हम लोगों को मिलती है बचपन में, है ना। चतुष्पाद, 4 पैरों वाला क्या है? मेज, है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बहुब्रीहि का। इस तरह मैंने आपको पूरे 5 समास तो पढ़ा दिए, पर अब आता है आपका सबसे मेन और सबसे मुख्य समास, जिसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम सब लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को। उसके पहले हमने आपको तत्पुरुष के लिए एक चार्ट बनाया है। देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कह रही है इसकी परिभाषा? जिस समास में पूर्व पद गौड़ मुख्य, है ना, पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है ना। कैसे पता करेंगे हम? इसके 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, है ना। हम लोगों को स्कूल टाइम में सिखाया गया था कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर संबोधन है। अरे इसमें तो संबोधन नहीं एक्सप्लेन है, वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, पर आप ये देखिए, जब तत्पुरुष के हम सारे 6 भेद पढ़ते हैं तो इस स्पीड में हम लोगों ने इसलिए याद किया था ताकि हम लोगों को याद रहे, और हम चाहेंगे कि आप भी याद रखें, क्योंकि आपके लिए तत्पुरुष बहुत जरूरी है और तत्पुरुष की ये 6 भेद से ही आप आगे समास को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं कर्म तत्पुरुष पे। कर्म तत्पुरुष की क्या पहचान है? इसकी पहचान है को, है ना, को। इसमें को का लोप होता है। जहां पर भी को लगा होता है वहां पर तत्पुरुष का कौन सा तत्पुरुष होता है? तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष होता है। कैसे पहचानेंगे? मतदाता, मत को देने वाला। किसको देने वाला? अपने मत को देने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। भाई माखन को चुराने वाला भाई कौन है? ऑब्वियसली कृष्ण जी, है ना। तो वहां से आगे आते हैं। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। आपके लिए एग्जाम्पल भी है इसमें। करण तत्पुरुष, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसकी पहचान बताई गई है। विभक्ति पे भी आप ध्यान देंगे, ये द्वितीय विभक्ति है और ये तृतीय विभक्ति है ना। इसकी पहचान है से का यहाँ लोप होता है। क्या होता है? यहाँ पे से अलग होने से नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर से को संबंध किया जा रहा है, से जोड़ा जा रहा है। कैसे? हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ, है ना। जलपान, जल से पान करने वाला। धनुर्धर, धनुष धारण करने वाला, है ना। तो अब हम आते हैं संप्रदान तत्पुरुष पे। इसको कहते हैं के लिए, है ना, को नहीं, के लिए। ठीक है, के लिए का लोप होता है। बाल क्रीड़ा, उदाहरण से समझते हैं। बालों के लिए खेल, मतलब बालकों के लिए जो खेल होता है ना। जनहित, जन के लिए हित, जन के हित के बारे में सोचा, है ना। इसी तरह देश सेवा, देश के लिए सेवा। आगे बढ़ते हैं हम अपादान तत्पुरुष में। यहाँ पे है हमारी पंचमी विभक्ति और से। अच्छा ये बताइए, यहाँ वाले से तो जुड़ने का बोध हो रहा था और यहाँ वाले से अलग होने का बोध हो रहा है। कैसे? वनवास, वन से वास करने वाला। गृह त्याग, ग्रह से त्याग करने वाला, है ना। संबंध तत्पुरुष का की के। राजपुरुष,
राजा का पुरुष, गुरुकुल, गुरु का कुल, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र का ध्वज। उदाहरण से आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। फिर हम आते हैं अधिकरण तत्पुरुष पे, जिसको हम कहते हैं में और पर, इसकी विभक्ति होती है सप्तमी। इसको पहचानने का बस छोटे से उदाहरण से देखिए, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, है ना। भूमि पर स्थित, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, ऐसे समझते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें को का लोप हो रहा है। मतदाता, मत को देने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ, है ना, शरण को आया हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बस एक चीज पे ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा पहचानने का बस यही एक तरीका है कि आपको इसके ट्रिक में आपको सबसे ज्यादा आपको यूज करना क्या है, को। ध्यान रखना की बात कौन सी है, को, कि जहां पर भी शब्दों को तोड़ने के बाद अगर आपको लगे कि यहां पर को आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। करण तत्पुरुष, जिस समास में से या द्वारा कारक विभक्ति का लोप होता है उसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। करण तत्पुरुष की पहचान से या द्वारा, जहां पर भी वर्ड को तोड़ने के बाद अगर आपको से या द्वारा मिले, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, कि कोई कुछ मांग रहा है तो मुंह से बोल के ही तो मांग रहा है ना। गुणायुक्त, गुणों से युक्त। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर हम कह दें गुणहीन तो यहाँ पे कौन सा से आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम ये गुण से युक्त है, अगर हम गुणहीन कह दें तो कौन सा वाला से यूज होगा। गुणहीन में बताइए, अपादान कौन सा होगा, अपादान। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जबकि अभी मैंने आप लोग को चार्ट से भी समझाया है। कौन सा होगा, अपादान, जिसमें अलग होने की बात करी जाती है। जैसे पेड़ों से पत्ते गिरे तो पेड़ से पत्ता गिर के उससे अलग हो गया है ना। इसी तरह थोड़ा सा ध्यान रखने की चीजें हैं। हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। आगे बढ़ते हैं हम, संप्रदान पे आते हैं। संप्रदान तत्पुरुष हमारा क्या कह रहा है, जहां संप्रदान कारक के लिए का लोप होता है। के लिए, इस पे ध्यान दीजिए, के लिए का लोप होता है और विभक्ति इसमें चतुर्थी होती है, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है ना। जैसे रसोई घर, कौन सा घर है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना भाई। खाना बनाने के लिए किचन को हिंदी में रसोई घर कहते हैं, तो वो घर किसके लिए होता है, रसोई के लिए होता है, खाना बनाने के लिए होता है। पाठशाला, पाठ मतलब पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए जहां हम जाते हैं वहां पर विद्यालय होता है, तो पाठशाला। पूजा घर, पूजा के लिए घर। गौशाला, गायों के लिए शाला। धर्मशाला, यात्रियों या धर्मार्थ कार्यों के लिए शाला, है ना। शाला मीन्स निवास का स्थान या काम का स्थान, है ना। अपादान, अभी मैंने अपादान के विषय में बताया आपको। से अलग, जहां पर अपादान कारक और से अलग से यानी मुक्त होने का बोध कराता है। क्या कराता है, मुक्त होने का बोध कराता है, तो वहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, अपादान होगा। कैसे पहचानेंगे, इसकी विभक्ति पंचमी है और इसको पहचानेंगे कैसे, से और से अलग। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, क्या हो गया, वो ऋण से मुक्त हो गया, यानी अब उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है। भय मुक्त, भय से मुक्त, भय से अब वो अलग हो गया कि अब वो भय से मुक्त है। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, है ना। सारी चीजें क्या बता रही हैं कि कोई एक चीज है जो उससे अलग हो रही है। कैसे, शब्दों में देखिए, ऋण मुक्त से ही समझिए, ये ऋण है और ये मुक्त है। मुक्त मतलब आजाद, ऋण मतलब कर्ज,
तो इस तरह क्या होता है, जब हमें अलग होने की भाव मिलता है वहां पर हमारा अपादान तत्पुरुष होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ गए अपने संबंध तत्पुरुष पे। संबंध तत्पुरुष हमारा क्या कहता है, जहां संबंध कारक का, की, के, किस पे ध्यान दीजिएगा, का, की, के, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, है ना, ग्रामवासी, ग्राम के वासी, इसी तरह राजपुत्री, राजा की पुत्री। तो का, की, के, मगर सबसे पहले आपको समास का विग्रह करना पड़ेगा, मीन्स उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद ही आपको उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, और उसी में आपको पहचाननी पड़ेगी विभक्ति, कौन सी विभक्ति लग रही है, क्या पहचान है इसकी, तभी आप इसको अच्छे से पहचान पाएंगे और आपके एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं अपने अधिकरण तत्पुरुष पे, जिसका होता है पहचान में, पर। क्या पहचान होता है, में और पर। वनवास, वन में वास। अब ये वनवास है, वनवास को वन में वास क्या कह रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं भाई, जब हम तोड़ेंगे तभी तो समझेंगे कि वन में वास करने वाला, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश करने वाला, जलमग्न, जल में मग्न, है ना, जल में डूबा हुआ, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सैयाशाही, सैया पर शयन करने वाला मतलब बिस्तर पे सोने वाला, सिंहासन सीन, सिंहासन पर आसीन मतलब सिंहासन पर बैठा हुआ, है ना। यहां तक आपको समझ में आया? अच्छा रुकिए, इसी में मैं आपको बताती हूँ, एक और होता है संबोधन वाला, एक और होता है संबोधन, जिसमें हम हे, अरे, हे और अरे की पहचान होती है ना। तो जब हम कोई भी वर्ड ऐसा बोलते हैं, हे राम, ये क्या हो गया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि वहां पर हमारा क्या होता है, संबोधन। क्या होता है, संबोधन। तो यहाँ तक आपको समास समझ में आ गए होंगे, मेरे हिसाब से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने A to Z सारी चीज़ें इसमें आपके लिए जोड़ी हैं। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है आप मुझसे बताइएगा, और आपको अगर ऑफलाइन क्लास करनी है तो कोचिंग आइएगा, ऑनलाइन क्लास करनी है तो हम सब आपका स्वागत कर रहे हैं अपने चैनल पर और हमेशा करेंगे। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।